जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आए हैं। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट 13 या प्रैक्टिस सेट आईएएस ऑफिसर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे शुरू से अंत तक देखें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दोस्तों इसे शुरू से अंत तक देखें। इसमें विस्तार से इसमें चर्चा किया गया है, सभी प्रश्नों का एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। जी हाँ, तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है मैत्रेय को। जी हाँ, मैत्रेय को ही गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। जी हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित मठ कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्य। जी हाँ, चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी हम इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तीसरा प्रश्न है, विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काव्य आमुक्तम ल्याद किस भाषा में लिखी गई है। आमुक्तम ल्याद किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलुगु भाषा में। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न, कासे की नृत्य करती हुई कन्या कहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु घाटी की सभ्यता से। जी हाँ, मोहनजोदड़ो से। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है कासे की नृत्य करती हुई कन्या की मूर्ति। जी हाँ, नेक्स्ट है 5 नंबर का, जादू टोना और कर्म कांड संबंधी विधान किस वेद से लिए गए हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्व वेद से। जी हाँ, अथर्व वेद में जादू टोना और कर्म कांड संबंधित है। और सबसे जो पुराना वेद है उसे कहा जाता है ऋग्वेद। जी हाँ, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और जिसमें गाने का नियम के बारे में गायन करके जो पढ़ा जाता है, जिसे गायन करके पढ़ा जाता है उसे कहते हैं सामवेद। और जादू टोना है जो संबंधित है अथर्ववेद से। नेक्स्ट है 6 नंबर का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 7 नंबर का, 7 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत में किसको शामिल नहीं किया जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोरी वंश को। जी हाँ, मोहम्मद गोरी वंश दिल्ली में शासन नहीं किया था, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, दिल्ली वंश में जो शासन किया है वह वंश है ये गुलाम वंश, सैयद वंश और खिलजी वंश। इसके अलावे भी है तुगलक वंश और लोदी वंश। जी हाँ, तो ये सभी गुलाम, सैयद, खिलजी के अलावे तुगलक और लोदी वंश भी दिल्ली में शासन किया, लेकिन गोरी वंश जो है दिल्ली में शासन नहीं किया। नेक्स्ट है 8 नंबर का, कि तोमर राजपूतों के अधीन पहला शहर कौन सा था जो उनके साम्राज्य की राजधानी बनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली। नेक्स्ट है 9 नंबर का, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। जी हाँ, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, और इसका असली नाम था मेहरुनिस्सा। जी हाँ, नूरजहां की असली नाम था मेहरुनिस्सा। जहांगीर उसे नाम दिया था नूरजहां। जी हाँ, जहांगीर उसका नाम रखा था नूरजहां। नेक्स्ट है 10 नंबर का, 10 में दिया गया है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। जी हाँ, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
मीरक मिर्जा और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। प्रश्न आता है कभी कभी कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का संस्थापक कौन था? जी हाँ, पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान में कायदे आजम तथा बाबा एक कौम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम या बाबा एक कौम के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर का। 12 में लिखा गया कि निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीजों के रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगारों को। जी हाँ, खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था, क्योंकि खुदाई खिदमतगार का जो सदस्य होता था उसका ड्रेस था लाल रंग का, इसलिए उसे लाल कुर्ती कहा जाता था। नेक्स्ट है 13 नंबर का। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, अभिनव भारत का आयोजन दोस्तों यह वीर सावरकर के द्वारा किया गया था, और इसका जो स्थापना किया गया था 1905 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। जी हाँ, अभिनव भारत वीर सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा महेंद्र प्रताप ने। जी हाँ, राजा महेंद्र प्रताप 1915 ईस्वी में काबुल, जी हाँ जो अफगानिस्तान में है, वहां अंतरिम सरकार का गठन किया था राजा महेंद्र प्रताप ने। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? तो दोस्तों कूका विद्रोह से जुड़े थे बाबा राम सिंह। जी हाँ, बाबा राम सिंह कूका विद्रोह से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? जी हाँ, तो इसका आंसर होगा चेम्सफोर्ड। जी हाँ, चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट ऐसा नियम था दोस्तों कि अगर किसी भी भारतीय पर सिर्फ शक हो जाता था यह अंग्रेजों के लिए यह घातक है, उसे पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। यह था रॉलेट एक्ट, और उसी के कारण से जालियांवाला बाग का घटना घटा था रॉलेट एक्ट के कारण ही। नेक्स्ट है 17 नंबर का कि निम्नलिखित का सही रूप से मिलान कीजिए। जी हाँ, सही रूप से मिलान करना है। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, आगे देखिए दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग। तो रॉबर्ट क्लाइव का संबंध था द्वैध शासन से। जी हाँ, तो ए का हो जाएगा 3, और विलियम बेंटिंग का संबंध था, जी हाँ विलियम बेंटिंग का संबंध था शिक्षा से। जी हाँ, तो ये हो जाएगा 4 नंबर बी। और चार्ल्स मेटकॉफ का संबंध था प्रेस प्रेस पर जो प्रतिबंध था उसको हटाया था चार्ल्स मेटकॉफ, यह सी। और डी नंबर जो हो गया वो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ, तो इसका हो जाएगा डी। यानी ए का 3 और बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यानी कि 34-12 जिसमें ऑप्शन रहेगा वही सही होगा। तो देखिए 34-12 किसमें है? देखिए 34-12 देखिए ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? कौन सा शाही राज्य तो ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किया गया था? इनमें से सभी। जी हाँ, नागपुर, झांसी, सतारा, ये सभी को ब्रिटिश है जो उसको अधिग्रहित कर लिया था, ये हड़प नीति के तहत। नेक्स्ट है 19 नंबर का, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1760 में हुआ था, तो वो किनके बीच लड़ा गया था? जी हाँ, तीसरा कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजी फौजों तथा फ्रांसीसी फौजों के बीच। जी, अंग्रेजी फौजों और फ्रांसीसी फौजों के बीच लड़ा गया था 1760 ईस्वी में, और यह वांडीवास नामक स्थान पर लड़ा गया था दोस्तों, इसलिए इसे वांडीवास का युद्ध भी कहा जाता है। और वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना जीता था। नेक्स्ट है 20 नंबर का, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित से पराजित हुए थे। तो मराठा
और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध। जी हाँ, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो इसमें यह अब्दाली जो था अफगान के था, इसलिए इसका सही आंसर होगा अफगान ए। जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली, जी हाँ, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली जीता था और यह अफगान का था। नेक्स्ट है 21 नंबर का कि निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक किसे कहा जाता है, तो यह है कूकाबारा पक्षी। जी हाँ, कूकाबारा एक पक्षी है जो काफी मीठी आवाज के लिए प्रसिद्ध है, यही है ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक। नेक्स्ट है 22 नंबर का, 22वें की बाड़ा यानी क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। जी हाँ, बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका सही आंसर होगा मसाई चरवाहे का बाड़ा से घिरा गांव। जी हाँ, मसाई चरवाहे का बाड़ा से घिरा गांव है, वही लोगों के लिए बाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि अंटार्कटिका की खोज किसने की थी। जी हाँ, तो इसका खोज किया था जेम्स कुक ने। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 24 नंबर का, 24 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि फरक्का बैराज भारत तथा किसके बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। तो फरक्का विवाद भारत तथा बांग्लादेश के बीच एक विवाद का मुख्य कारण है। और दोस्तों यह जो विवाद है वो पानी के वितरण के लेकर के है। जी हाँ, फरक्का विवाद। नेक्स्ट है 25 नंबर का, तुर्की की राजधानी कहाँ है। दोस्तों तुर्की की राजधानी अंकारा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की की राजधानी अंकारा। नेक्स्ट है 26 नंबर का कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। जी हाँ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है। तो दोस्तों 3 देशों से मिलने वाली जो राज्य है वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मिलती है और वह देश है चीन, भूटान और म्यांमार। जी हाँ, चीन, भूटान और म्यांमार की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। नेक्स्ट है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से, जी हाँ, निम्नलिखित में से वह लाइन या रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है। वह रेखा कौन सी है, तो दोस्तों वह रेखा है डूरंड लाइन। जी हाँ, डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन है जिसकी लंबाई 2430 वर्ग किलोमीटर है और यह 1896 में बना था। 1896 ईस्वी में डूरंड रेखा का निर्माण हुआ था और इसकी लंबाई 2430 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ देखिए रेड क्लिफ लाइन यह भारत और पाकिस्तान के बीच का है और मैकमोहन लाइन जो है यह चीन और भारत के बीच है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। जी हाँ, टाइगर परियोजना यह 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, टाइगर परियोजना। नेक्स्ट है 30 नंबर का कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे पारितंत्र कहते हैं। जी हाँ, जितने भी जैव मंडल में जीवित रहने वाली जातियां हैं वे सभी एक दूसरे पर निर्भर रहती है, इसे क्या कहते हैं, तो इस तंत्र को पारितंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है 31 नंबर का, 31 में देखिए सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया गया है राज्य का नाम या केंद्र शासित प्रदेश का नाम और सूची 2 में दिया गया है उसका राजधानी। तो देखिए असम की राजधानी दिसपुर है, इसलिए इसका 3 हो जाएगा। और दादर नगर हवेली के सिलवासा होता है, इसलिए इसका 1 होगा। और लक्षद्वीप के कावरती, जी हाँ देखिए यहाँ कावरती, तो इसका 4 हो जाएगा। सिक्किम के गंगटोक, इसका 2 हो जाएगा। इस प्रकार से 3142 वाला जो ऑप्शन होगा वही सही ऑप्शन होगा। तो देखिए 3142 का ऑप्शन, 3142 जो होगा वही सही ऑप्शन होगा।
तो देखिए 3142 दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी में है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है? जी हाँ, भारत का प्राकृतिक तप्त स्थल किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा पश्चिमी घाट। जी हाँ, पश्चिमी घाट जैव विविधता के मामले में भी सबसे आगे है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 33 नंबर का, दच्चीग्राम यानी दच्चीग्राम भी लिखा जाता है, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कश्मीरी स्टैग यानी कि हंगुल पाया जाता है। नेक्स्ट है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी हॉट स्पॉट माना जाता है? तो दोस्तों जो हॉट स्पॉट है वह है पश्चिमी घाट, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 35 नंबर का, कि जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है। जी हाँ, जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर किसके कारण अभिलक्षण है? इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च जन्म एवं निम्न मृत्यु दर। जी हाँ, उच्च जन्म एवं निम्न मृत्यु दर का ये अभिलक्षण है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, अवमूल्यन किया जाता है। जी हाँ, अवमूल्यन किसके लिए किया जाता है? सही आंसर होगा निर्यात बढ़ाने के लिए। जी हाँ, निर्यात बढ़ाने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। नेक्स्ट है 37 नंबर का, कि औसत कुल लागत 54 रुपये है, औसत परिवर्ती लागत 36 रुपये है तथा उत्पादित मात्रा 2500 इकाइयां है। फर्म की कुल स्थिर लागत रुपयों में क्या होगा? जी हाँ, तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों इसमें 54 और 2500 में गुना करेंगे। देखिए 2500 में गुना करेंगे 54 से। जी हाँ, 2500 में गुना करेंगे 54 से, तो इसका गुणनफल आ जाएगा 2500 में 54 से जब गुना करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा 1,35,000। जी हाँ, 1,35,000 इसका गुणनफल हो जाएगा। और उसके बाद जब गुना करेंगे, देखिए 36 और 2500 में, 36 और 2500 में गुना करेंगे तो इसका आएगा गुणनफल 90,000। जी हाँ, जब ये दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करके निकाला जाता है स्थिर लागत, तो माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45,000, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 45,000। जी हाँ, इस प्रकार से स्थिर लागत को हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर का, 38 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कर संघ व राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ये विक्रय कर। जी हाँ, बिक्री कर को संघ और राज्यों के बीच विभाजित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर का, कि तात्कालिक रूप से मुद्रास्फीति रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ, मुद्रास्फीति रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया 39 का, मुद्रास्फीति रोकने के लिए, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा धन के प्रवाह में कमी। जी हाँ, धन के प्रवाह में कमी किया जाता है मुद्रास्फीति रोकने के लिए। नेक्स्ट है 40 नंबर का, कि प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 ईस्वी में। जी हाँ, 1969 ईस्वी में एक साथ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और यह शासनकाल था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। जी हाँ, 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक ही बार किया गया था। नेक्स्ट है 41 नंबर का, कि सिविल समाज सक्रियतावादियों द्वारा अपनाई गई पद्धतियां कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक जन संघर्ष। जी हाँ, सामूहिक जन संघर्ष सिविल समाज सक्रियतावादियों द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? तो दोस्तों विधान परिषद महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। नेक्स्ट है 43 नंबर का,
सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? जी हाँ, सच्चर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय मुसलमान से संबंधित है। इसमें कहा गया था सच्चर समिति में कि एक जांच रिपोर्ट था कि मुसलमानों के पिछड़ेपन के कारणों की जांच की गई थी सच्चर समिति में। नेक्स्ट है 44 नंबर का, राजनीतिक लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में होता है जो आधारित है, वह किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। नेक्स्ट है 45 नंबर का, 45 में दिया गया दोस्तों कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यहाँ कहता है कि वह संसद का एक एकाधिकार नहीं है पर राष्ट्रपति के अधीन एकाधिकारी है। दूसरा कहता है कि वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या देता है? कहता है केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल और एक और दो दोनों सही है, और ना तो एक और ना ही दो सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दो। जी हाँ, केवल दो सही है कि वह एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। नेक्स्ट है 46 नंबर का, कि भारतीय संसद की निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है? कोई सदस्य नहीं होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या देता है? प्रश्न देखिए कि भारतीय संसद की निम्नलिखित में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? जी हाँ, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो यह है प्राक्कलन समिति में। जी हाँ, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है 47 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कहता है कि सहकारी सोसाइटी बनाना भारत में एक मूल अधिकार है। दूसरा कहता है सहकारी सोसाइटियां सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के परिधि में नहीं आती है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या कहता है? केवल एक, केवल दो और एक दो दोनों सही है। तो यहाँ पर जो है एक और दो दोनों सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 48 नंबर का, 48 में देखिए दिया गया है, क्वेश्चन लंबा है, इसका ऑप्शन भी लंबा है। क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में अगस्त 2010 में पारित सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज बिल में किसके लिए उपलब्ध नहीं है? जी हाँ, यह किसके लिए उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्घटना की स्थिति में किसी ऑपरेटर की देनदारी 1500 करोड़ रुपये के अंदर होना है, इसके लिए एबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, यह 49 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोकतांत्रिक मंडल की धारणीयता की विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक जीवंत संघीय संरचना के साथ शक्तिशाली औद्योगिक आधार। नेक्स्ट है 50 नंबर का, 50 में कहता है कि निम्नलिखित रीटों में से कौन सा एक रीट अक्षरशः अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है 51 नंबर का, जी हाँ 51 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ताप वैद्युत पुंज का। नेक्स्ट है 52 नंबर का, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्यों बचाते हैं? तो इसका कारण है कि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं। जी हाँ, रेफ्रिजरेटर का जो तापमान कम होता है, न्यूनतम होता है, उसके कारण से जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं, इसलिए खाद्य पदार्थ खराब होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर का, 53 नंबर का प्रश्न दिया है दोस्तों
कि सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमांक से नीचे, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। 54 में है कि निम्न में से किसे प्रबल स्कंदक कहते हैं? तो प्रबल स्कंदक कहते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। जी हाँ, एल्युमिनियम क्लोराइड को ही प्रबल स्कंदक कहते हैं। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट है 55 नंबर का, पायस खाली स्थान का कोलाइडी विलयन है। जी हाँ, पायस जो है किसका कोलाइडी विलयन है? इसका सही आंसर हो जाएगा तरल का तरल में। जी हाँ, तरल का जो तरल में विलयन होता है उसे पायस कहा जाता है। नेक्स्ट है कोहरा, बादल, धुंध आदि के उदाहरण है। आदि किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है एरोसोल का, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 57 नंबर का, 57 में कहता है कि किस कशेरुकी के ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन युक्त तथा अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होते हैं अथवा पाए जाते हैं? जी हाँ, किस कशेरुकी में ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त यानी कि मिश्रित रक्त पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उभयचर में। जी हाँ, उभयचर में ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत दोनों प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। 58 में है कि मनुष्य के लाल रक्त कण कोशिका की जीवन चक्र या जीवन अवधि क्या होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण का जो जीवन अवधि होता है वह होता है 120 दिन का, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 59 नंबर का, कि किस वर्ग या ग्रुप का खून सार्वत्रिक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या आदाता से संबंधित है? तो दोस्तों जो सबसे लेता है यानी कि सार्वत्रिक जो प्राप्त करता है वह है वर्ग ए बी। जी हाँ, ए बी वर्ग जो है सभी से खून ले सकता है, लेकिन जो सर्वदाता होता है, जो सबको खून देता है, वह होता है ग्रुप ओ। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जो सभी से लेता है, प्राप्त करता है, सार्वभौमिक प्राप्त करता है, वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों ग्रुप ए बी। नेक्स्ट है 60 नंबर का, जी 60 नंबर का प्रश्न देखिए, रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों रक्त वर्ग का खोज किया गया था लैंड स्टीनर एवं बैंड स्टीनर के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, नेक्स्ट है 61 नंबर का, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य तथा कृषि विभाग था। जी हाँ, 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 62 नंबर का, कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों यह गीत आमार सोनार बांग्ला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और भारत के जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट है 63 नंबर का, कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित है? तो दोस्तों उससे संबंधित है ऑप्शन सी, पोचमपल्ली। जी हाँ, पोचमपल्ली, ये यहाँ विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से यह स्थान संबंधित है। और विनोबा भावे को अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले विनोबा भावे पहले भारतीय थे। जी हाँ, पहले भारतीय थे, और यह पुरस्कार उन्हें 1958 ईस्वी में मिला था, 1958 में। नेक्स्ट है 64 नंबर का, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट। जी हाँ, रॉलेट एक्ट के कारण ही जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना घटी थी। नेक्स्ट है 65 नंबर का, निम्नलिखित स्थानों में से
कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किए थे? दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किए थे बिहार के चंपारण से, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंपारण। नेक्स्ट है 66 नंबर का कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जी हाँ, गांधी जी के अनुयायियों में कौन से ऐसे अनुयायी थे जो पेशे से शिक्षक थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है 67 नंबर का, यह 67 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीके गोखले। जी हाँ, जीके गोखले, यानी कि इनका फुल नाम हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनैतिक गुरु कहलाते हैं। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनैतिक गुरु कहलाते हैं। नेक्स्ट है 68 नंबर का, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो दोस्तों, फ्री इंडियन लीजन सेना जो बनाए थे वह थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 69 नंबर का, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आरुण आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है 70 नंबर का, क्रिप्स प्रस्तावों के प्रावधान में सम्मिलित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है? तो क्रिप्स मिशन के विचार में दिया गया है ऑप्शन कि भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और दूसरा संविधान निर्मात्री निकाय की रचना। तो इसमें से सही जो ऑप्शन है वह है केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी केवल 2 सही है। नेक्स्ट है 71 नंबर का, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। जी हाँ, प्राकृतिक आवास का जो विनाश हो रहा है वही है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण। नेक्स्ट है 72 नंबर का कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों, 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वही अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है 73 नंबर का कि 73 में दिया गया दोस्तों कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सभी प्रकार के प्रदूषण होता है उर्वरक के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने से। नेक्स्ट है 74 नंबर का, देखिए 74 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? जी हाँ, किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन का। नेक्स्ट है 75 नंबर का, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए पारा दिया है मिनी माता बीमारी, ये सही है कि पारा जो है उससे मिनी माता बीमारी होता है। कैडमियम से इटाई इटाई बीमारी होता है और नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। लेकिन यह ऑप्शन डी जो है यह गलत ऑप्शन है। फ्लोराइड से अपच नहीं होता है, बल्कि फ्लोराइड की कमी से दांतों में सड़न होती है, इसलिए यह गलत ऑप्शन है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 76 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया था 1936 ईस्वी में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 77 नंबर का, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखिए कार्बन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफॉर्म कार्बन जो है ऑटोमोबाइल,
यही गलत ऑप्शन है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह रेफ्रिजरेटर ये सबसे उत्पन्न होता है। फ्रिज रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ दे रहा है ऑटोमोबाइल, इसलिए इसका गलत ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन बी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 78 नंबर का, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो दोस्तों जो हवा में जो सूक्ष्म कण जो तैरते रहते हैं तो उनका आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। जी हाँ, 5 माइक्रोन से कम होता है। नेक्स्ट है 79 नंबर का, कि मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है? मीथेन के बाद, तो मीथेन के बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है 80 नंबर का, कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जी हाँ, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस वन्य अभ्यारण्य असम में है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, लेकिन सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है, इसलिए यहाँ गलत मिलान किया गया है ऑप्शन डी में, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 81 नंबर का, 81 नंबर में दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जी हाँ, इसमें भी सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखिए, कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। जी हाँ, यह गलत है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता कम करने के लिए संबंधित है, इसलिए गलत मिलान किया गया ऑप्शन डी में, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 82 नंबर का, कि निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? जी हाँ, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। जी हाँ, मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है 83 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वानस्पतिक बाग। जी हाँ, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 84 नंबर का, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह कहलाता है सीयर, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 85 नंबर का, 85 में कहता है कि पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है बेनेट के द्वारा। नेक्स्ट है 86 नंबर का, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। जी हाँ, यह हरियाणा से संबंधित नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से यह संबंधित है। नेक्स्ट है 87 नंबर का, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जी हाँ, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण में। जी हाँ, पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है 88 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जी, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस दोस्तों ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है 89 नंबर का, 89 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन सा संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र यह संबंधित है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये भी संबंधित है, भारतीय वन्य जीव संस्थान यह भी जो है पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन डी जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट है 90 नंबर का, और यह अंतिम प्रश्न है आज का,
90 नंबर में दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण स्वस्थान पद्धति नहीं है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान नहीं है, तो स्वस्थान पद्धति नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वानस्पतिक उद्यान। जी हाँ, वानस्पतिक उद्यान जो है यह वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है। दोस्तों ये था आज का 90 प्रश्न सामान्य अध्ययन का। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।